नमस्कार। एजेंडा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अरब की खाड़ी में लंबे समय से युद्ध की लौ जल रही है। ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री से क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट सुनाई देने लगी है? क्या रूस के खुले समर्थन से ईरान आक्रामक हो गया है? इस सामरिक बदलाव से या हलचल से भारत समेत पूरी दुनिया सहम गई है। दुनिया की चिंता जायज है, क्योंकि अगर अपनी धमकी को अमल में लाकर ईरान ने होर्मुज़ जल मार्ग बंद कर दिया तो कोई भी देश नहीं बचेगा। या यूं कह लें, लाल सागर से हर देश का कारोबार जुड़ा हुआ है, उनके लिए मुश्किलें आने जा रही हैं। होर्मुज़ के बंद होने से मतलब है वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट लगना लाजमी है। खाड़ी युद्ध भारत के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि भारत के ईरान और इजराइल दोनों से बेहतर संबंध है। उसे बैलेंस पॉलिटिक्स करनी ही होगी। गल्फ का यह टेंशन क्या जियो पॉलिटिक्स को बदलाव के बीज बोने जा रहा है? इन्हीं सब सवालों और शंकाओं को हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। आइए आपका परिचय कराते हैं। पहले मेहमान ब्रिगेडियर पीएन अवस्थी जी बेंगलुरु से जुड़ेंगे। दूसरे मेहमान ग्रुप कैप्टन एसके खरे जी जबलपुर से जुड़ेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सीधा सवाल करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लंबे समय तक युद्ध के मैदान पे, कह लीजिए कि इंडियन आर्मी में वो अहम पद पे रहे हैं। क्या ये लगता है कि जो युद्ध हो रहा है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट है? देखिए, युद्ध जो है किसी चीज का अंतिम सॉल्यूशन नहीं होता है सर। उससे हमेशा जो है नुकसान ही होता है। ये युद्ध किसी के बीच में हो, एक दिन के युद्ध से उस राष्ट्र की एक दिन की जो प्रगति है, एक साल की प्रगति, वो खराब हो जाती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये नहीं हो। होता क्या है, एक आदमी दूसरे से लड़ाई करता है, दूसरा उसका जवाब देता है, लेकिन तीसरे आदमी को उसको समझाना चाहिए कि भाई इससे कोई फायदा नहीं होगा। जी जी जी। अंत में जो है नुकसान ही होता है। सभी तरह के जो हमारी विकास की दरें हैं वो खराब हो जाती हैं और उससे हमारा विकास नहीं हो पाता है, कि बिकॉज इकोनॉमी जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक बात कर रहे हैं जी सर। लेकिन ये है कि दूसरे देश जो है कभी उकसाते रहते हैं, जिससे उनको समझ में नहीं आ पाता कि हमको क्या करना चाहिए जी। लेकिन हमें मिलके इसका सलूशन ढूंढना ही बहुत उचित होगा। ठीक बात है सर। मैं ग्रुप कैप्टन एसके खरे साहब के पास जाना चाह रहा था। डॉक्टर साहब, खरे साहब, क्या आपको लगता है कि ये युद्ध अब मुश्किल दौर में आ गया है? आपका ओपनिंग रिमार्क्स क्या होगा खरे साहब? देखिए, ऐसा है कि थोड़ा मुश्किलात खड़े तो हुए हैं जी, लेकिन मेरे विचार में इसका एस्केलेशन होगा नहीं। अच्छा। कारण उसके बहुत, अगर मैं 2 मिनट बता सकूं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, कैरी ऑन। अब कल से देखिए, आप कल से जब से अमेरिका ने आक्रमण किया है जी सर, उसके बाद से अभी 24 घंटे में इजराइल और ईरान अपने फिर पुराने वाले दौर में चले गए हैं। मिसाइल एक दूसरे पे छोड़ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। इजराइल ने 5 उनके हवाई अड्डों पे अटैक किया है। उन्होंने मिसाइल तेल अवीव में लॉन्च कर रखी है। तो इस सिचुएशन में तो एस्केलेशन लगता नहीं है। अच्छा। अब आगे उसके और भी सिनेरियो हैं, वो प्रोग्राम में आगे मैं क्या सोचता हूं फिर मैं वो आपको बताता हूं। बिल्कुल सर। मैं ब्रिगेडियर साहब के पास जानना चाह रहा था। सर, आपको क्या लगता है कि डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, ये जो स्लोगन था, या कह लीजिए ये जो मर्म था, या इस तरह का हैमर था, वो ईरान की तरफ से लगातार पिछले 40 सालों से चल रहा था, ये क्या उसके पीछे पूरा इसका ये जो युद्ध हो रहा है उसी के कारण हो रहा है क्या? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। जी। बेसिकली जो है अमेरिका अपने फायदे के लिए जो है वो चाहता है कि किसी दूसरे राष्ट्र को उसमें इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन इस युद्ध में कम से कम जो है वो सामने आके उसने भी किया। अटैक करने से नुकसान जो है जो होता है उसको फर्दर रोकने से भी अच्छा रहेगा, और उसके लिए हमारे समझ से
दूसरे जो देश हैं, जो दोनों देशों के समर्थन में रहते हैं या जिनकी उनसे मित्रता है, उनको किसी न किसी तरह इसको आगे एस्केलेट होने से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। नहीं तो क्या है कि अगर एक बार जैसे रशिया एक तरफ हो गया, अमेरिका एक तरफ हो गया, कुछ देश रशिया की तरफ जाएंगे, कुछ अमेरिका की तरफ जाएंगे, लेकिन इंडिया के जो संबंध है वो दोनों देशों से बहुत अच्छे हैं। जी। और उससे जो है उनका इकोनॉमी में भी बहुत अच्छा योगदान है। जी, बिल्कुल सही कर। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह से ये जो एस्केलेशन है वो ना हो। जो नुकसान होना था वो तो हो गया, उसको अब हम वापस नहीं ला सकते हैं। फिर भी कोशिश यही रहना चाहिए कि हम किसी तरह इसको कम से कम होने दें। ठीक बात है, यही मेरी राय। सर मैं खरे साहब के पास जाना चाह रहा था। खरे साहब, आपने देखा कि इजराइल जो है बड़ा कॉन्फिडेंट रहा करता था, चाहे हूती हो या हमास हो या हिजबुल्ला हो, इनको निपटाने में वो बहुत तेजी से उसने काम किया। इस बार ईरान से उसका कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? क्योंकि जो मिसाइल्स आ रही हैं, भले वो कह रहा है कि 90% को हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से खत्म कर दिया है, लेकिन 10% तो उसके घर में गिर रही हैं। तेल अवीव हो या और तमाम शहर हो, तो वो तो गिर रही है। डैमेज तो इजराइल को हो रहा है इस बार पहली बार। क्या आपको लगता है कि इजराइल कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम में है क्या? देखिए, ऐसा है कि बाकी जो देश हैं जी, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इजराइल उनके साथ आराम से लड़ सकता था। हाँ, इजिप्ट जरूर बड़ा देश था। जी। अब ईरान के अंदर डेप्थ है, काफी गहराई तक है उसके अंदर, जो एसेट्स है अंदर तक है। इजराइल कंपैरेटिवली बहुत ही पतला देश है, 1 लाख के करीब पॉपुलेशन उनकी, मतलब लोग बहुत कम हैं। तो डेफिनेटली जो मिसाइल्स आ रही हैं उनसे डिस्ट्रक्शन तो हो रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जो इजरायली जो लोग हैं, इनका रिजॉल्व बहुत तगड़ा है। ये भूखे रह लेंगे, लेकिन इनके सर्वाइबिलिटी का सवाल है, ये लड़ते रहेंगे। जी लड़ेंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम कहाँ आई है? प्रॉब्लम ये आई है कि जो इनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन था फार्दो वाला, वहां पर जो इतने नीचे था कि इजरायली वहां पहुंच ही नहीं पा रहे थे डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो अमेरिका को इसलिए इस बम्बार्डमेंट में भाग लेना पड़ा। और आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जो इसकी डेप्थ थी, वो डेप्थ जहां पे अटैक करना था, जो बॉम्ब है जो डाले गए हैं, बॉम्ब, बंकर बम, बख्तर बम, ये 60 मीटर तक जा सकते हैं डैमेज करने के लिए। जी सर। अब प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो डेप्थ है, डेप्थ करीब करीब 200 मीटर तक की थी। तो मैं आपको बताऊं, ये 3 अब पहले B-52 ने बॉम्ब छोड़ा, उसने पहले हिट करके 60 मीटर का क्रेटर बना दिया। फिर और ये 12 किलोमीटर ऊपर से छोड़ा है बॉम्ब, और ग्रेविटी से गया। उसके बाद जो दूसरा B-52 ने छोड़ा, B-2 ने छोड़ा, वो उस छेद में गया जो 60 मीटर गहरा था, उससे हो गया 120 मीटर। 120 मीटर, जी। फिर तीसरे ने किया। इस तरीके से 5 B-2 ने वहां बॉम्ब गिराया है, और 2 ने गिराया है जाके जो दूसरा था नटराज में जी। और इस्फहान को तो टॉमहॉक मिसाइल से, सबमरीन से अटैक किया गया था। अच्छा। तो क्योंकि फोर्दो को नहीं कर पा रहे थे इजराइल कुछ भी, इसलिए अमेरिका ने किया। अब अमेरिका दोबारा अटैक नहीं करेगा, जो पर्पस था वो अचीव हो गया। मतलब अब इनिशिएट नहीं करेगा किसी भी तरह से। अगर यूएसए विल नॉट कम इन, अगर ईरान रिटेलिएट करता है तब फिर वो सोचेगा, मुझे लगता है। देखिए, ईरान क्या कर सकता है, करना होता तो अभी तक कर चुका होता, कर दिया होता। ठीक सर कह रहे हैं आप। अभी देखिए, यूएसए के पास में बहरीन, कुवैत, यूएई, इराक, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, और सबसे बड़ा तो दोहा में, कतर में, इतने बड़े बड़े उसके यूएस के बेस हैं जी। अगर ईरान इजराइल पे मिसाइल डाल सकता है एक्यूरेटली तेल अवीव में जी, तो इनको अटैक नहीं कर सकता क्या? ऑब्वियस बात है जी। लेकिन नहीं कर रहा है। ठीक कह रहा है। इसका मतलब है वो और एस्केलेशन यूएसए के साथ नहीं चाहता।
ठीक है। वरना सबसे आसान होता कि यूएस के इन बेसिस को अटैक कर देना। ठीक बात कह रहे हैं आप। मैं अवस्थी सर के पास जाना चाहता हूं। अवस्थी सर, क्या आपको लगता है कि रूस और चीन, रूस तो ऑलमोस्ट बहुत खुले रूप में आ गया है, चाइना जो है वो थोड़ा सा पर्दे के पीछे से ईरान को मदद कर रहा है, क्या आपको लगता है कि अगर इन लोगों की एंट्री अगर ओपनली हो जाती है तो ये प्रॉब्लम ज्यादा गल्फ में आएगी? अब नहीं, हमारी समझ से तो रशिया और चाइना कोशिश यही करेंगे कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो जी। क्योंकि वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम सोचते हैं, लेकिन डायरेक्टली इट विल बी अगेंस्ट यूएसए। तो यूएसए के अगेंस्ट फिर यूएसए से 1 to 1 होने का चांस बढ़ जाता है। जी 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 बिल्कुल। उससे जो है दोनों देशों की जो प्रोग्रेस है उसमें उसका असर पड़ेगा। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। और हमारी समझ से ये अपना चाइना है, वो भी उनके रिलेशन अभी काफी अच्छे हो गए हैं। वो नहीं चाहेंगे कि उनके रिलेशन फिर से कुछ खराब हो। अभी काफी ज्यादा ट्रम्प की तरफ से इल इफेक्ट था चाइना के साथ जी, और बाद में वो रिजॉल्व हो गया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। कुछ मटेरियल और उनकी सप्लाई को इफेक्ट ना हो, इसके कारण जो है उनके संबंध फिर पहले बिगड़े, लेकिन बाद में काफी ठीक हो गए, सुधर गए। जी 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 जी। हाँ, अभी ईरान का भी नहीं चाहेगा कि उसकी जो है जी सर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो। रीजन युद्ध अगर डायरेक्टली इनका चालू हो जाएगा इनके बेसिस के साथ, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, उससे बहुत ज्यादा एस्केलेट हो जाएगा सिचुएशन। रशिया केवल ऊपर से अभी सपोर्ट देने के लिए तैयार है। जी जी जी। उसमें जो है उसमें भाग नहीं लिया। वो केवल मॉरल सपोर्ट के लिए भी बोल रहा है। ठीक बात कर रहे हैं सर। लेकिन फिर भी हमारी समझ से सभी यही चाहेंगे कि ईरान और अमेरिका का डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट ना बढ़े। कन्फ्लिक्ट, जी जी। यही मेरी शायद समझ में आ रहा है सर। अब पिछले 3-4 साल से आप जो वॉर देख रहे हैं, रूस और यूक्रेन का आप देख लीजिए, और इधर इंडिया और पाकिस्तान का देख लीजिए, अब इजराइल का, अब ईरान का देख ही रहे हैं। थल सेना का जो प्रयोग है वो धीरे धीरे पीछे हो रहा है। एयर पे ज्यादा हो रहा है, ड्रोन मिसाइल इस पर ज्यादा अटैक हो रहा है। कोई भी किसी की टेरिटरी में जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हथियारों के जो सौदागर हैं उन्होंने इस पूरी वॉर जो सीन है उसको और क्रॉनिक बना दिया है क्या? नहीं, बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। स्ट्रेटजी आजकल ये है। जी सर। पहले एयर सपोर्टिंग रोल में होती थी, अभी ऑफेंसिव रोल में है। जी जी। आप ये देखिए, पहले जो है आर्मी का मूवमेंट होता था, वेरियस प्लेसेस था, बॉर्डर तक जाते थे, सामान का डंपिंग शुरू हो जाता था। अभी हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिनसे हम अपने घर में बैठ के जो है उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं सर। इस तरीके वेपन्स आ रहे हैं। तो जो आपने एक बात बताई, जो बाहर की लॉबीज हैं जी आर्म्स वाले, वो लोग भी चाहते हैं कि किसी तरह युद्ध हो। अगर युद्ध होगा तो उनका सामान बिकेगा, उनकी इकोनॉमी अच्छी होगी। लेकिन जो भी युद्ध में वेपन्स यूज होते हैं उससे दोनों देशों का जो लड़ाई कर रहे हैं उनका बहुत नुकसान होता है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं सर। तो इसलिए हमारी समझ से जो है लोग एस्केलेट नहीं करने देंगे। लेकिन जो आर्म्स लॉबी है वो तो हमेशा ये चाहेगी कि किसी तरह चाहे इस मकसद से युद्ध होता रहे, वेपन्स का यूज होता रहे, उनकी जो इक्विपमेंट की खरीद फरोख्त है उसमें बढ़ोतरी होती रहे। ठीक कह रहे हैं सर। लेकिन जो आपने बताया आर्मी अभी जो है, आर्मी में बेसिकली एडी का काफी ज्यादा रोल हो गया है, एयरफोर्स का काफी एक्टिव रोल हो गया है जी। और वो लोग जो है अभी इसीलिए अपने यहाँ जो हमारा ग्राउंड फोर्सेस हैं उनका रीमॉडिफिकेशन होने के भी कार नजर आ रहे हैं। ठीक कह रहे हैं सर, ठीक कह रहे हैं। मैं ग्रुप कैप्टन जी से आपने जो सवाल उठाया है मैं खरे साहब से पूछ लेता हूं। सर खरे साहब, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं इस 4-5 सालों के दौरान, और वॉर की स्ट्रेटेजी भी बदल गई है। वॉर में किस पर हमको ट्रस्ट करना है ये भी एक माइंड फ्रेम बदल गया है। तो क्या आपको लगता है एयर पे जिस तरह से लड़ाई हो रही है, फोकस अब सारी कंट्रीज का ये होगा कि हमें ड्रोन और मिसाइल्स पर, हम उस टेक्नोलॉजी पर ज्यादा अपने को एडवांस करें? क्या आपको लगता है?
ईरान ने तो कर ही दिया है। ईरान ने अपनी बैलिस्टिक जो मिसाइल से उनके द्वारा दिखाई दिया है, तो फतेह के द्वारा ये सब चीजें वो दिखाई ही रहा है। क्या आपको लगता है कि ये नीड है अब सारी कंट्रीज में? नहीं, देखिए ऐसा है कि आर्मी की इंपॉर्टेंस हमेशा है जी और रहेगी। ठीक बात है। जिसे कहा जाता है कि मैन ऑन द ग्राउंड। हाँ हाँ हाँ, या वो जो है, जब किसी भी जगह पे आपका आधिपत्य तभी होता है जब आप वहां आपका एक सोल्जर वहां खड़ा हो जाता है, खड़ा हो गया। अगर आर्मी नहीं है जी तो आपका अधिकार किसी क्षेत्र पे नहीं होता। तो उस हर तीनों विंग का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, चाहे जल थल नभ जिसको ले लीजिए आप। जी 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 जी। हाँ, ये आपने बात सही कही है कि इस समय जो ये पहले भी होता था। 1971 वॉर में जी सबसे पहले हमने हवा पे नियंत्रण पाया, जिसे हम कहते हैं फेवरेबल एयर सिचुएशन जी। तो उसके बाद आर्मी ने खुल के आक्रमण करना शुरू किया जब पता चल गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स वहां कुछ नहीं कर सकती। आज ईरान में यही हालत है। ईरान की एयरफोर्स पूरी तरीके से ग्राउंडेड है, उनका एक भी जहाज उड़ नहीं पा रहा ठीक से, और इसलिए वो सिर्फ मिसाइल से अटैक कर रहे हैं। मिसाइल के अपने इंपॉर्टेंस है, मिसाइल के अपने लिमिटेशन भी हैं जी। सबसे बड़ा लिमिटेशन मिसाइल का है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर आपने एक पॉइंट ए पे मिसाइल को छोड़ा है तो आप उसे रास्ता बदल के रास्ते में बी पे नहीं भेज सकते। ठीक कह रहे हैं। वो एयरक्राफ्ट से जब आदमी जाता है आर्मामेंट लेके, तब उसके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है जी जी। कि भाई यहां अटैक नहीं करना, वहां चेंज कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हमें समझने की जरूरत है कि जो हम, हाँ, ड्रोन ने जो आके इस समय सीन बदला है जी सर, वो जरूर एक काबिल गौर करने वाली बात है। क्योंकि ड्रोन से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ड्रोन की लिमिटेशन है रेंज की। हम कितनी दूर तक ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी। ज्यादा डीप हम नहीं जा सकते हैं ड्रोन से जी। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि हाँ, लड़ाई का सिनेरियो बदल रहा है। अभी यूक्रेन में देखिए, यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई चल रही है उसमें तो ग्राउंड से भी हो रही है, आर्मामेंट आर्टिलरी भी प्रयोग हो रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है जी जी, ये है। हाँ, मैं औसी सर से ये जानना चाह रहा था। औसी सर, आप तो लंबे समय तक इंडियन आर्मी में रहे, अब जो स्ट्रेटेजी इंडियन गवर्नमेंट की है, आपको लगता है कि बैलेंस अप्रोच रख पाएगी? बड़ा चैलेंज है उसके लिए कि हमें ईरान से भी उतना ही रखना है और इजराइल से भी उसी लेवल पे बात करनी है। कहीं ऐसा दोनों को ना लगे कि हम किसी का पक्ष ले रहे हैं और किसी का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि मोदी साहब लगातार कह रहे हैं शांति की बात होनी चाहिए, शांति की बात होनी चाहिए, आज 11-12 दिन हो गए दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई शांति जैसा कोई प्लॉट नहीं आया है अभी तक किसी भी तरह से, कहीं की किसी बयान में आया हो या किसी तरह के एक्ट में कोई आया हो? तो आपको क्या लगता है कि सिचुएशन बहुत टेंस है या आने वाले वक्त में दोनों ही लोग बर्बाद हो जाएंगे तभी शांत होंगे क्या? नहीं, हमारी तरफ से जो है जी सर, मोदी जी काफी कैपेबल है और उनके दोनों देशों के साथ जो मित्रता के संबंध है वो बहुत अच्छे हैं। हमारी समझ से वो सभी से बातचीत भी कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे जी, और कोशिश यही उनकी होगी कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध बिगड़े हैं उनमें सुधार हो और हमारे संबंधों में कोई गड़बड़ी ना हो। जी जी, हमको दोनों से जो है संबंध वैसे ही रखने हैं जिससे कि हमारा नुकसान ना हो। ईरान से हमको बहुत अच्छी वो सहायता मिल रही है जी। और जब हमारा पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस समय भी उन्होंने पाकिस्तान को जो सपोर्ट नहीं किया, बीइंग इस्लामिक कंट्री टू जी, लेकिन इजराइल के साथ भी हमारे इतने उन्होंने हमको ओपनली दिया जी। हमारे संबंध हमारी समझ से दोनों लोगों से बराबर ही रखने पड़ेंगे, तभी हमारा जो है फायदा होगा या अच्छाई होगी हमारे देश के लिए। जी जी। लेकिन कोशिश यही होगी कि दोनों के बीच में जो संबंधों में बिगड़ाव आया है उसमें सुधार हो और बातचीत करने से ही उसमें जो है सफलता मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक बात, यही मेरी राय। सर, इंडियन पब्लिक में एक सवाल भी उठ रहा है लगातार पिछले 2-3 दिनों से
कि क्या अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है क्या? मुनीर को उसने बुलाया, डिनर कराया, तमाम सारी चीजें, उसको मरहम भी लगाया। तो क्या आपको लगता है कि अगर जरूरत पड़ी तो क्या वो पाकिस्तान से एयरबेस का इस्तेमाल कर ईरान पे अटैक करेगा? क्योंकि वो उसके लिए इजी है और रेडियस में भी ईरान रहेगा। तो क्या आपको लगता है कि ये कहीं कुछ स्ट्रेटेजी अमेरिका की या ट्रंप की बनाई गई है क्या? आपको लगता है कि इसमें कहीं कुछ गंध आ रही है? कौन, अवस्थी साहब से पूछा आपने? हाँ, मैं अवस्थी सर से पूछ रहा हूँ, फिर आपसे तो तफसील से बात करेंगे। हाँ, खरे साहब जी। बिल्कुल सही बात है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को बेस बना के उसके नजदीक आके अटैक करता है जी सर, तो रशिया जो है फिर शांत नहीं बैठेगा। हाँ, अगर रशिया के पास मतलब आ जाएंगे और चाइना का भी इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान पे, तो वो भी नहीं चाहेगा कि वहां का बेस वो यूज करें। जी 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 बिल्कुल है, यही कोशिश रहेगी कि वो, क्योंकि पाकिस्तान को और बांग्लादेश दोनों जगह वो अपनी बेस बना के और प्रायोरिटी करना चाहते हैं इस रीजन पे। तो ये है, लेकिन फिर भी हमारी समझ से पाकिस्तान को बेस बना के अटैक करना वो थोड़ा मुश्किल होगा। जी जी जी, क्योंकि उसमें चाइना और रशिया दोनों का इन्फ्लुएंस रहेगा। ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। मैं खरे साहब के पास जाना। खरे साहब, आपने फिलहाल 10-15 दिनों में आपने देखा होगा कि ईरान को जो गल्फ कंट्रीज हैं वो बहुत ओपनली सपोर्ट नहीं कर रही। क्या आपको लगता है सिया सुन्नी को लेकर एक जो रिफ्ट है वो रिफ्ट इसमें गहरा रही है? आपको लगता है ऊपरी तौर पे एज ए मुसलमान या एज ए इस्लाम मानने वालों को ये है कि हाँ ठीक है, ये गलत हो रहा है, फलाल हो रहा है, लेकिन आपको कहीं लगता है कि सिया सुन्नी का जो रिफ्ट है वो बहुत क्रॉनिक स्टेज में पहुंच चुका है क्या? क्योंकि सऊदी अरब या कतर जो है वो अपने को बैकफुट पे किए हुए हैं। जी सर। देखिए, ऐसा ये बहुत ही टची पॉइंट है जो आपने रेज किया है। जी सर। मुझे लगता तो नहीं है इस बात से कोई संबंध है। जी जी। हाँ, जो बात समझने की जरूरत है वो ये है कि कुछ साल गुजरने के बाद सबसे पहले इजिप्ट के साथ में इजराइल के रिलेशन अच्छे हुए, फिर जॉर्डन और सीरिया के साथ अच्छे हुए, लेबनान तो अपने आप में डिस्टर्ब्ड है अभी। और जब पिछली बार जब ट्रंप का जो शासनकाल था पिछला वाला जी, तब उन्होंने यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ भी इजराइल के पीस अकॉर्ड करवा दिए। इराक सद्दाम हुसैन के साथ वैसे ही खत्म हो गया। आज तो इराक के लोग बेचारे अपने एयर स्पेस के ऊपर से मिसाइल एयरक्राफ्ट निकलते सब देख रहे हैं जी। और उनकी सॉवरेनिटी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि उनके एयर स्पेस का खुला मजाक उड़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब ले देके एक राष्ट्र बचा था ईरान। और एक बात और इंटरेस्टिंग है वो ये है कि पहले ईरान के जो राजा थे पहलवी, हाँ हाँ, उनके सुपुत्र इस समय इजराइल में हैं। हाँ, ठीक है, और यूएसए के भी दोस्त हैं। हाँ। तो ये जो पूरी कहानी है ये ईरान में रिजीम बदलने की कोशिश की है। ओह, किसी तरीके से हाँ। ये जो खामनाई है, हाँ, खामनाई जो मतलब बेसिकली जो ये फंडामेंटलिस्ट टाइप के जो लोग हाँ, का जो शासन है जी, ये खत्म करके जी, वहां पे पहलवी को दोबारा राजा बनाया जाए। जी 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 जी। और इसके कारण से ये और एक बात और देखिए आप, इजराइल ने लगातार जी ईरान के द्वारा समर्थित ग्रुपों की परेशानी झेली है। ईरान ने सीधे कुछ नहीं किया, लेकिन हमास की मदद वही करता है, हूती की मदद वही करता है, हिजबुल्लाह की मदद वही करता है। तो इस बार उन्होंने सोचा कि चलो जड़ से ही प्रॉब्लम खत्म कर देते हैं, इसलिए ये युद्ध हो रहा है। और बाकी देश समर्थन करें तो करें, किस बात पे करें? जब उनको जो चाहिए, सऊदी अरेबिया को जो चाहिए उसको मिल रहा है, कतर को जो चाहिए उसे मिल रहा है, और हर जगह अमेरिकन प्रेजेंस तो है ही यूएस बेस की में। जी जी बिल्कुल सर। तो वो ईरान की मदद कर पाएंगे इतना आसान नहीं है। अच्छा, 2 मिनट में और एक चीज बता दूं सर। बिल्कुल। रूस में भी ज्यूस लॉबी बहुत तगड़ी है। हाँ हाँ, बहुत पैसे वाली लॉबी है ज्यूस की, और वो ये किसी आपने भी बड़ा हालत में रशिया को इजराइल के अगेंस्ट में नहीं जाने देंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जूस भी आते हैं इसमें। हाँ, और उसमें वो रशिया के अगेंस्ट में नहीं जाने देंगे रूस को, उसको इजराइल के अगेंस्ट में। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी तो सुनाई दे रहा है। सर मैं ये कह रहा था कि जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, तो आपको क्या लगता है कि रूस के लोग इन्वॉल्व होंगे या रूस की गवर्नमेंट अपने को बैकफुट पे रखेगी कि हम इसमें इन्वॉल्व ना हो? नहीं होगी, मैं पूरी तरीके से मानता हूं, नहीं होगी। अच्छा, तो आप कॉन्फिडेंट हैं? बहुत कॉन्फिडेंट हूं मैं कि रूस कभी नहीं कूदेगा बीच में। वो अपना खुद ही, उसके हाथ भरे हुए हैं यूक्रेन में। अच्छा, हाँ ये बात तो है। मैं सर ब्रिगेडियर साहब के पास जाना चाह रहा था। अवस्थी सर, आपको लगता है जो ईरान के जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको इजराइल ने बारी बारी से मार दिया है, दोबारा एक और नए सेनाध्यक्ष को बनाया गया, उसको भी उन्होंने मार दिया, अभी 3 और मार दिए उन्होंने। ऐसे में क्या मिलिट्री का जो पूरा मॉरल होता है, खासकर ईरानियन जो आर्मी है या डिफेंस पूरा सिस्टम है उनका, वो आपको लगता है कि डिमोरलाइज हो गया है क्या पूरा? केवल मिसाइल्स उनके पास बची? जी सर, कैरी ऑन सर। बिल्कुल ऐसा है कि वो चुन चुन के मारते रहे। उनके पास सिस्टम्स ऐसे हैं जिसमें वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ लोकेशन है, और उसका जो है पूरा फायदा उठाते हैं। इनको जैसे अभी बताया ग्रुप कैप्टन साहब ने कि रिजीम बदलने के लिए जो है ये हो रहा है। और दूसरा, एक बड़ा राष्ट्र जो है जब बीच में आ गया अमेरिका, तो उससे कोई दूसरे छोटे देश जो है नहीं चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट में उनका नाम आए। तो किसी तरफ से वो न्यूट्रलाइज इसलिए रहते हैं। कास्ट जो है मे बी और मे नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस टू ये लड़ाई के लिए। लेकिन सर अमेरिका जो है बड़ा राष्ट्र है, ताकतवर है, तो कोई छोटे देश नहीं चाहेंगे कि उसके साथ बुराई की जाए। ठीक कह रहे हैं सर। इसलिए ना वो खुल के सामने आ रहे हैं, ना खुल के दूसरी तरफ जा रहे हैं। लेकिन सर वो जो रशिया जो है, जी रशिया ऑलरेडी इन्वॉल्व है कि एक जगह वहीं बहुत लंबा उसके साथ हो गया, जिसमें जितने रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनमें धीरे धीरे कमी आने लगती है। तो वो दूसरे राष्ट्र के साथ मिलके फिर कोशिश करेगा कि उनमें समझौता हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन सर इनिशियली ट्रंप ने बोला था कि हम जो है कोशिश करेंगे कि इनके साथ रशिया और यूक्रेन के साथ समझौता हो जाए, लड़ाई बंद हो जाए, लेकिन उसमें कोई ज्यादा सुधार हुआ नहीं। मैं सर अवस्थी सर ये पूछना चाह रहा था, अगर किसी भी सेना के टॉप ऑफिसर्स बल्क में मार दिए जाएं, और अगर हम किसी को उनके मरने के बाद फिर किसी को रिक्रूट करें और वो भी मार दिया जाए, तब ऐसे में जो सेना का जो मॉरल है या सेना की जो पूरी स्ट्रेटेजी है या जो पॉलिसी बनती है, उसमें कहीं आपको लगता है डेंट लगता जा रहा है क्या? ईरान की सेना पर डेंट लग गया है क्या? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है जी। तकलीफ होती है जब कोई भी हमारा जवान भी अगर होता है, इसमें तो अफसरों को मारा है और जो नए आते हैं उनको भी मार रहे हैं जी। लेकिन जो है उससे दुख तो होता है, लेकिन लड़ाई करके जो है फायदा नहीं नजर आता और उनका ग्राउंड फोर्स मूव नहीं करेगा। अगर या तो इनके पास कैपेबिलिटी उनसे ज्यादा अच्छी हो तो उसका वो बदला लेने के लिए जरूर कोशिश करें। लेकिन जब तक उनके पास उस तरीके की स्ट्रेंथ नहीं होती है, इजराइल के पास आइडेंटिफिकेशन के लिए काफी अच्छा सिस्टम है और वो उनकी लोकेशंस पे उनको नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए जो है उसका कोई तोड़ नहीं उनको नजर आ रहा है। मैं सर खरे साहब से जानना चाह रहा था, खरे साहब आपको लगता है कि ये जो टोटल ओवरऑल जो पूरा सीन आप देख रहे हैं वॉर का, गल्फ में खासकर, उस पर सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है गल्फ का, या आपको लगता है कि पूरा इकोनॉमी पे भी वो डिस्टर्बेंस पैदा होगा उस पर? जो देखिए ऐसा है कि ये जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है जी, इसके बारे में सब देशों ने पहले से काफी तैयारी करके रखी है। आज के दिन में यूएस और यूरोप
इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला ऑयल सप्लाई की। जहां तक बाकी जो सुएज कैनाल और उसका जो रूट है वो खुला हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सऊदी अरेबिया ने सीधे अरेबियन सी तक डायरेक्टली अपना ऑयल पाइप लगा दिया है, सीधे यहाँ पर उसके टैंकर भरते हैं और निकल जाता है। दे आर नॉट यूजिंग रेड सी, और लाल सागर का उपयोग नहीं होता। उसी तरीके से यूएई ने भी अपना ओमान की तरफ में एक पोर्ट है, वहां पर अपनी पाइपलाइन बना दी है, वहां से ऑयल सप्लाई होता है। अच्छा अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि जो बहरीन है, कुवैत है, कतर है, यहां से जो ऑयल सप्लाईज हैं वो स्ट्रेट ऑफ हरमुज से होकर निकलती है, जहां पर कि ईरान डिस्टरबेंस कर सकता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन यहां पर भी मैं एक रिस्क लूंगा और ये कह दूंगा कि ईरान कुछ नहीं करेगा। अच्छा, क्यों नहीं करेगा जी? क्योंकि उसके करते ही दुनिया के जो बाकी देश हैं, भारत, भारत, सिंगापुर, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जी, सबको फर्क पड़ जाएगा। और जिसको वो हर्ट करना चाहता है, यूएस, यूरोप, इजराइल, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उससे क्या फायदा होगा इसको बंद करके? यह आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उठाया है, क्योंकि उधर से कोई जो उसके दुश्मन देश हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, और जो मित्र देश हैं उन पर फर्क पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बिल्ट होगा कि आपने हमको क्यों प्रॉब्लम में डाल दिया, तो ईरान को लेकर एक परसेप्शन बदलेगा या नैरेटिव बदलेगा, ये तो हो सकता है। ब्रिगेड साहब, एक बात आपसे भी जानना चाह रहे थे कि ओवरऑल आपने तो इस पूरे युद्ध को देखा ही है करीब से, और जो सिचुएशन चल रही है उसमें जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रही है, इनिशियल स्टेज पे ये माना जा रहा था कि 4 दिन में 5 दिन में रशिया जो है यूक्रेन को खत्म कर देगा, लेकिन हुआ उल्टा। नाटो ने पीछे से सपोर्ट किया और आज 3 साल होने जा रहा है, वो अभी भी लड़ रहा है। अब ये अलग बात है कि उसका सब कुछ खत्म हो गया है। ईरान को भी आपको लगता है कि इसी तरह की लड़ाई वो इजराइल से लड़ना चाह रहा है कि सब कुछ खत्म हो जाए हमारा? नहीं, हमारी समझ से बिल्कुल गलत है कि अब उनसे सीख मिल चुकी है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई चल रही है जी, वो कोई ऐसा नहीं कि एक दिन या एक महीने में खत्म हो जाए। कितने साल हो गए, कितने दिन हो गए, और कोई नहीं चाहेगा अगर ये ईरान के साथ चलती है। लगता है इनिशियली कि वो खत्म कर देते हैं, जब लड़ाई बोतारू हो जाते हैं तो वो फिर काफी लंबी चल जाती है, और जितनी लंबी चलती है उतना ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता है। ठीक कह रहे हैं आप। तो हमारी समझ से इनिशियली जो इम्पैक्ट हुआ है जी, उसके बाद में एक दूसरे के साथ संबंधों में सुधार होगा। हाँ। और जो बहुत से मित्र देश हैं वो लोग कोशिश करेंगे कि ये संबंध जो है जल्दी से जल्दी सुधर जाए। सर, जो अमेरिका दावा कर रहा है कि हमने जो परमाणु संयंत्र हैं ईरान के, वो मतलब 100% डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, चाहे फोर्दो हो, चाहे नातांस हो और बाकी, तो क्या आपको लगता है कि उसका दावा माना जाए? हालांकि बंकर बस्टर बम उसने इस्तेमाल किए हैं, अब वो अभी तक वो कह रहा है, दावा कर रहा है, कुछ सैटेलाइट पिक्चर भी दिखा रहा है, लेकिन अभी फील्ड पे उतना हमको अभी दिख नहीं रहा है कि वो नीचे जाके उसने प्रॉब्लम की है, या फिर आपको लगता है कि वो पूरे डिस्ट्रॉय कर दिए हैं संयंत्र उसने? संयंत्र में हो सकता है नुकसान हो गया हो, लेकिन जो है कोई रेडिएशन वगैरह नहीं हुआ है जी, क्योंकि उसका इफेक्ट तो पूरे कंट्री के ऊपर वैसे ही हो जाता। जी 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 बिल्कुल जी। लेकिन जो है उसके कुछ ऐसा बॉम्ब गिराए हैं और कंटिन्यूसली, जैसे ग्रुप कैप्टन खरे ने बताया, तो हमारी समझ से उन्होंने पेनिट्रेट किया, लेकिन जो है उनके जो संयंत्र लगे हैं उनमें कुछ ना कुछ तो तकलीफ हुई होगी, कुछ खराबियां जरूर आई होंगी जी, लेकिन टोटल डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ होगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है जी। एग्जैक्टली जो है जो फिगर्स आए हैं वो ऊपर से आए हैं, अंदर के जो फिगर्स हैं जी, उसका कोई पता नहीं चला हमारे। तो हमारी समझ से यही एक वो है कि हमको ये मानेंगे कि नुकसान तो हुआ है जी, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। ठीक बात कर रहे हैं सर। सर मैं खरे साहब की बात जाए, खरे साहब, क्या आप टोटल हमें अगर इंडियन प्रोस्पेक्ट से बात करें तो क्या आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को अब फूंक फूंक का कदम रखना पड़ेगा?
क्योंकि जो व्यापारिक हमारी गतिविधियां हैं उनमें कहीं कोई डेंट ना लग जाए, हमारे यहाँ ऑयल के प्राइस में हाइक ना हो जाए, उसकी वजह से हमारे यहाँ महंगाई बढ़ जाए। इस प्रॉब्लम्स को भी अगर हमको एसेस करना पड़ेगा क्या, बड़ी डीप नॉलेज हो, उसके बाद फिर हम आगे चीज करें, ऐसा आपको लगता है क्या सर? देखिए, ऐसा है, पॉलिटिक्स के लिए एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है जी कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज। ओके, ये सब समय का खेल होता है। जी 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 बिल्कुल। और जैसे कि ब्रिगेडियर सर ने कहा था, हमारे संबंध इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे हैं जी, थे, ईरान के साथ भी बहुत अच्छे हैं और थे। चाबहार पोर्ट में हमारा बहुत इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, हम बहुत डेवलपमेंट करना चाहते थे जी, आगे भी हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि ये युद्ध लंबा खिंचे। ठीक बात है, लेकिन ये भी संभव नहीं हो पाएगा कि हम किसी एक तरफ जाके खड़े हों। ये एक ऐसी चीज है जहां पर के फूंक फूंक के कदम, जैसे आपने जो शब्द का प्रयोग किया, वही करना पड़ेगा। जी 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 सर, जी बिल्कुल। हम सोच सोच के आगे देखें क्या करना है। और सही बात, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो हमारे पास ज्यादा कुछ करने के लिए भारत के बाद है भी नहीं। अच्छा। हमको सिर्फ देखना है वहां क्या हो रहा है जी, और उस जैसी भी परिस्थिति रिजॉल्व होगी, जैसे कि मुझे उम्मीद है ईरान में सत्ता बदलेगी। इजराइल का बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन इसका, और देखिए इसमें चीन का बहुत लंबा हाथ है। हाँ, चीन का ईरान में इन्वेस्टमेंट बेल्ट में बहुत तगड़ा है जी, और वो ये चाहेगा एक पीसफुल ईरान, और उसके लिए अगर सत्ता परिवर्तन आवश्यक है तो हो जाए। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध का अंत होगा जी, और ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा। मुझे लगता है फेनेटिज्म जो है वो खत्म होगा और वहां थोड़ी सी उदारवादिता आएगी, ऐसा आपको लगता है? हाँ जी, हाँ। एक सवाल इस पूरी युद्ध से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पाकिस्तान प्रॉक्सी वार करता है और ईरान ने भी कमोबेश इजराइल को डैमेज करने के लिए हूती, हिजबुल्लाह और हमास के थ्रू जो प्रॉक्सी वार किया, क्या उसका अब आप अंत देख रहे हैं क्या? जो भी करेगा वो अब मारा जाएगा, ऐसा इस युद्ध ने दिखा दिया है क्या? अमेरिका के बाद जो जिस तरह से वो कूदा है, क्या उसने प्रॉक्सी वॉर पर एक कहीं ना कहीं बड़ा हैमर करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान को भी मैसेज दे दिया है कि अगर आप करेंगे तो आप भुगतने के लिए तैयार रहिए? तो क्या ऐसा आपको लगता है कि ये इंडिकेशन है इस प्रॉक्सी वॉर पर के समापन पर? सर प्लीज सर, खरे साहब, और फिर मैं अवस्थी जी के पास इसी सवाल पे जाऊंगा। जी सर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय अगर प्रॉक्सी वॉर कहीं से हो रहा था, जी सर, तो उसके पैसे ईरान के पास से ही आ रहे थे। और अगर ईरान की खुद की परिस्थिति खराब हो जाएगी, जबकि वो नहीं कर पाएगा सहायता, तो हूती हो, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, वो भी समाप्त हो जाएंगे। जी 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 बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो ये आपका प्रश्न एकदम सही है कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, जिसकी मुझे उम्मीद है, तो शायद हमारे विचार में एक पीसफुल वर्ड रहेगा कुछ दिनों के लिए। ठीक बात कर रहे हैं। मैं अवस्थी साहब से भी कुछ इस पर कमेंट चाह रहा हूँ। अवस्थी सर। मेरा भी बिल्कुल बात स्पिरिट तरीके से है जैसा ग्रुप कैप्टन खरे साहब ने बताया। जी सर। कि अभी पहले जो है ये लोग करके और गुजर जाते थे, हम लोग जो है ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे, तो इसलिए पाकिस्तान भी उसमें काफी ज्यादा अपना प्रॉक्सी वार में निकाल देता था। एक्चुअल वार में तो वो सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन हमारा नुकसान प्रॉक्सी वार में ज्यादा हो रहा था। जी 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 बिल्कुल। अभी उनको पता चल गया कि हम प्रॉक्सी वार को वॉर का कंडीशन देंगे जी, तो उनको भी अब थोड़ा सा मन में डर तो रहेगा। और पाकिस्तान में किसी भी एरिया में हम लोग कैपेबल हैं पहुंचने में। जी जी, ये नहीं है कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करेंगे तभी वहां जा सकते हैं। अभी हमारे पास ऐसे हथियार मौजूद हैं, ऐसे सिस्टम मौजूद हैं जिससे हम उनकी जो अटैक है उसको कम कर सकते हैं, उसमें हमारा डैमेज कम हो, ऐसा कर सकते हैं और हम जो है उनके किसी भी जगह तक पहुंच सकते हैं।
ये उनको अच्छे से मालूम होगा, इसीलिए उनके डीजीएमओ साहब ने हमारे डीजीएमओ को बात करके युद्ध को विराम कराने की कोशिश की। इसमें नुकसान जो है जितना उनका हो गया, उससे उनके मन में डर जरूर रहेगा। जी जी जी। अब सर आपने बात छेड़ी दी है, तो इस पर भी पर्दा डाल दीजिए ना सर कि क्या ट्रम्प की वजह से ये हमारे यहाँ युद्ध विराम हुआ या कोई और वजह है? नहीं, हमारे यहाँ युद्ध विराम जो है वो दो देशों को के डीजीएमओ ने बात करके ही खत्म किया जी। किसी और का बीच में हमारी से मोदी जी लाना नहीं चाहते हैं जी। क्यों हर जगह वो द्विपक्षीय बात की ही बात करते हैं। दो देशों के बीच में अपने आंतरिक मामले सुलझाएं जी। उसमें ज्यादा, अगर हम तीसरे देश को जैसे पहले दूसरे कंट्रीज को हम बीच में लाने की कोशिश करते हैं तो उसका नुकसान होता है। और तीसरी चीज ये कि अगर हमको बहुत ही परेशानी है तभी हम तीसरी देश को अप्रोच करें। जी जी जी। अभी हमारे पास अपनी क्षमता बहुत अच्छी है और मन से और इक्विपमेंट से दोनों तरफ से अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट है कि हमारा पड़ोसी कोई हमारे ऊपर नहीं कर पाएगा जिससे हमारा नुकसान हो। ठीक करा। तो इसलिए जो कोई भी देश जो है हमारी समझ से हमारे बॉर्डर्स पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जी जी जी। ताकि वो लोग भी प्रोग्रेस कर सके और हमारी प्रोग्रेस भी होती रहे। जी जी, बिल्कुल सही करा है। ये हमारा विचार है। ठीक है सर। मैं खरे साहब से जानना चाह रहा था। खरे साहब, अभी हमने प्रॉक्सी वार पे बात की कि अब हैमरिंग का समय आ गया है और अब ज्यादा दिन ये चलने वाला नहीं है प्रॉक्सी वार। इसी तरह आपको लगता है जो युद्ध हुआ अभी बीच में यूक्रेन और रशिया के बीच में और फिर ईरान और इजराइल के बीच में हो रहा है, इसमें जो लोगों को सेफ पैसेज देने की बात हो रही है वो बंकर्स की हो रही है, जैसे मेट्रो स्टेशन से हुई है वो, इस पर हमको अब ज्यादा फोकस करना पड़ेगा फ्यूचर के प्लान के हिसाब से। आपको लगता है अगर उस तरह की कोई वॉर हुई तो आजकल तो एयर पे सारी वॉर हो रही है, तो हमें क्या अपने बंकर का जो पूरा सिस्टम है उसको और एडवांस करना पड़ेगा? क्या आपको लगता है सर? नहीं, देखिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी। आप जरा एक चीज सोच के देखिए कि अभी अगर इजराइल और ईरान के वॉर को हम देखते हैं जी सर, तो ईरान में भी जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको इजराइल ने अटैक नहीं किया। हाँ। इसी तरीके से जब हमारा पाकिस्तान के साथ हुआ तो हमने पाकिस्तान में भी किसी सिविलियन पॉपुलेशन को अटैक नहीं किया, बिकॉज वो करने का मतलब ये है कि आप अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं। जी जी जी। जबकि इजराइल की डेप्थ इतनी नहीं है। ईरान ने जितनी मिसाइल लॉन्च करी हैं ज्यादातर वहां सिविल एरिया में गिरी हैं, सिविलियन प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हुई है, अस्पताल में भी गिरी है जी। सेम थिंग पाकिस्तान ने जब ड्रोन हमारे यहाँ फेंके हैं, जब बम फेंके हैं, तब वो सिविलियन एरिया में भी अटैक किया था। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये एक रूल की बात होती है। और अगर आप जो बिल्कुल बॉर्डर के पास में रहते हैं उन लोगों की बात कर रहे हैं जी, तो हाँ, वहां पर जरूर फोर्टिफिकेशन की जरूरत है। जैसे कि अपना जो पीओके के बॉर्डर वाला एरिया में जो हमारा जो एरिया राजौरी पुंछ वगैरह का जी, तो वहां के जो लोग रहते हैं उनके लिए हम बंकर टाइप के घर बना के दे रहे हैं। लेकिन सबके लिए जरूरी हो जाए, नो, इसकी कोई आवश्यकता मेरे विचार से नहीं है। हाँ, इस पर हमको हैवी इन्वेस्टमेंट करने का कोई विचार नहीं करना चाहिए। नहीं, कोई आवश्यकता भी नहीं है उसकी। सर, आज आप दोनों लोगों से एक सवाल है। आज इजराइल ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के जो फैक्ट्री है उस पर हैमर किया है और जिस तरह से उन्होंने जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब क्या लगता है कि ईरान को ये जो डैमेज हुआ है यहां से ईरान पीछे हटने की कोशिश करेगा क्या? खरे साहब और जी। देखिए, ऐसा है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो अटैक किया है बैलिस्टिक मिसाइल्स पे, ये तो करना ही चाहिए। जी जी जी। क्योंकि देखिए, आपने उसकी एयरफोर्स को तो बिल्कुल शांत कर दिया है। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल। और अभी बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के पास हजारों में हैं, अलग अलग वैरायटी की। तो आप उसकी बनाने की फैक्ट्री से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज को खत्म करना। जी 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 जी। तो जो अब इजराइल अटैक कर रहा है उनके लॉन्चिंग पैड्स पे कर रहा है जहां से वो मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। और इसका फर्क
पड़ेगा सर, पड़ेगा मुझे लगता है। हाँ, जब इराक वॉर में सद्दाम ने क्या किया था, उसने जो मूवेबल वाली साइट्स थी उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया था। एक जगह से मिसाइल लॉन्च करते थे स्कड और जाके दूसरी जगह छिप जाते थे। जी जी जी। ईरान ने इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया नहीं है। अच्छा, उस पर किया नहीं, अच्छा ठीक है। तो मोबिलिटी उनके पास नहीं है। सर ये B2 जो है, आपको लगता है कि मोस्ट एडवांस प्लेन है ये, क्या फाइटर प्लेन है क्या? फाइटर प्लेन नहीं है ये फाइटर प्लेन नहीं है। ये बंकर बम ले जाता है, ये बॉम्बर है, ये बॉम्बर है जी। और देखिए ये जो पूरा मिशन हुआ था, इसमें भी लोगों को समझना चाहिए कि प्लानिंग करनी पड़ती है। ये जो जब ये अमेरिका ने लॉन्च किया है, अब पता नहीं कितने लोगों को पता है, इसके बारे में नहीं पता है। नहीं पता है सर कि ये जो सात B2 जो बॉम्बर्स थे, ये उड़े थे मिसूरी का जो हवाई अड्डा है सेंट्रल यूएस में जी, और वहां से अटलांटिक और मेडिटेरियन सी होते हुए मिडिल ईस्ट पहुंचे थे। हर एक में 2-2 बॉम्ब थे। अच्छा, और अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज देखिए, डेकॉय के रूप में जी 6 B2 पैसिफिक गुआम के ऊपर से भी आए। जिनको कि आना नहीं था। कुछ B2 डिएगो गार्सिया से भी उड़े। अच्छा, तो लोगों को लगा कि कौन आएगा, क्योंकि देखिए ये जो नजर रखी जाती है, रशिया भी नजर रखता है, चाइना भी नजर रखता है, कोई भी वार्न कर सकता था। तो ये जो 7 B2 जो आए, 5 आए थे फोर्डो के लिए, 2 आए थे नतरास के लिए जी। ये जब पहुंचे हैं यूएई के ऊपर, तो यहाँ पर उनको फाइटर एयरक्राफ्ट भी मिले हैं। अच्छा, इन जहाजों की मल्टीपल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हुई अटलांटिक के ऊपर और मेडिटेरियन सी के ऊपर, तब जाके यहाँ पहुंचे हैं। और जब शाम को 5 बजे जब ये ईरान के इरानियन स्पेस में पहुंचे हैं, उसी समय कोऑर्डिनेशन देखिए, 2 दर्जन से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइल्स सबमरीन से लॉन्च की गई। अच्छा। जो कि इस्फहान में गिरी। हाँ, उसमें गिरी। हाँ जी जी जी, बिल्कुल। उसी समय, हाँ, ये जो बॉम्ब है इनका नाम होता है GBU-57 जी। इसको कहते हैं मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स जी जी जी, MOP जी। अब सब मिला के 14 ड्रॉप करने थे, इसलिए 7 आए थे B2। पूरा कैलकुलेशन करके किया गया है पूरा, मतलब और जी 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 जी, कैरी ऑन। और 125 एयरक्राफ्ट टोटल लगे थे। 125 सर लगे। रिफ्यूलिंग, सर्वेलेंस पर्पसेस, फाइटर्स, B2 सबको जोड़ के टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व इन दिस ऑपरेशन 125। यानी कि सर बहुत कितना आसान, बड़ा फुल प्रूफ ये ऑपरेशन था सर। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जिस तरह से एलुबरेट किया है वो तो आम आदमी को नहीं मालूम है, और लोग इसको जानना चाहते हैं, उसकी बड़ी जिज्ञासाएं हैं, और थोड़ा इसको एलुबरेट करना चाहेंगे तो प्लीज आप कर सकते हैं सर, प्लीज। 125 जी। इस ऑपरेशन का नाम इन्होंने दिया था मिडनाइट हैमर। जी जी जी। और बाकी तो जो इसका अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट था सिर्फ इसी अटैक में था। क्योंकि वो B2 जो जहाज है वो किसी और देश को नहीं देना चाहता, स्टेल्थ बॉम्बर। इवन जो उसका तब इतना पुराना साथी है इजराइल, उसको भी नहीं देना चाहता। इसीलिए इसको ये ऑपरेशन खुद करना पड़ा। बाकी सब चीज इजराइल उसके नाम पे कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 जी। लेकिन ये नहीं दे सकता। क्या मतलब, क्या वजह आप देख रहे हैं, क्यों नहीं दे सकता है सर? देखिए, ऐसा होता है ना कि जो सीक्रेट्स होते हैं एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के, सिस्टम्स के, वो शेयर करना है, हुआ कहीं से निकल गई बात, तो उसका जो सबसे बड़ा अपर हैंड है वो खत्म हो जाएगा। शायद बाकी और कारण क्या है, ये तो भाई ट्रंप और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जाने। जी जी जी। नहीं, मैं अवस्थी सर, आप देख ही रहे हैं सारी चीजों को। अब इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन आर्मी को किस लेवल पे इस तरह से चीजों को इस वॉर ने बहुत सारी चीजें सिखा भी दी हैं,
तो हमको इंडियन आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा बताइए कि हमें किन किन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा या हमारी स्ट्रेटेजी जी। जब हमारा जो है अभी देखिए एयर साइड से काफी अच्छा स्ट्रेंथ है और जो है मिसाइल्स वगैरह के लिए एडी वगैरह का भी काफी अच्छा है और हमारा डिफेंस सिस्टम काफी अच्छा है जी। तो अभी केवल जो ये रीऑर्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता था कि उसमें सभी एक कमांडर के अंडर में जी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी उसमें जोन में रहे ताकि वो एक्शन जो लेना चाहते हैं वो उसमें कोऑर्डिनेशन एक डायरेक्शन से हो, ताकि उसमें कोई ये ना बोले कि इसमें एयरफोर्स का ज्यादा हिस्सा रहा है या आर्मी का रहा है या नेवी का रहा, इस तरीके का कोई भी बातचीत नहीं हो, एक दूसरे को सुपीरियरिटी या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाने की जरूरत ना हो। सब ऑल थ्री डिफेंस फोर्सेज आर इक्वल एट पार्ट टू ईच अदर एंड दे जॉइंटली कैन डू इट। जैसा ग्रुप कैप्टन खरे साहब ने बताया जी कि आप एयर से जो है उनको एयर साइन कर देते हैं, एडी वालों से अलग अपना कर लेते हैं, ऐसे ही आरटी का सपोर्ट होता है ताकि नजदीक से नजदीक आर्मी जा सके और ग्राउंड के ऊपर कब्जा कर सके। ठीक है आप जब कब्जा कर लेते हैं वहां पे बोलते हैं जब हमारा आर्मी का जवान पहुंचता है इसका मतलब वो जगह हमारी है, तभी हमारी विनिंग एंड लूजिंग होती है, अदरवाइज हमारी केवल सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी का पता चलता है। जी जी बिल्कुल, ये बेसिक एम है। तो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन को लेटेस्ट उसके लिए विचार चल रहे हैं और जहां तक हो सकता है उसमें जिसमें अच्छाई होगी वही आगे आएगा। ठीक है सर। तो क्या सर अवस्थी सर अभी भी बजटरी सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है क्या? क्योंकि अब सारी से जो है जी हमारी समझ से जो है इस समय मोदी जी कोशिश ये कर रहे हैं कि मैक्सिमम इक्विपमेंट जो लेटेस्ट हैं वो हमारे पास हो, उनमें कोई कमी ना आए और जो भी अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट हो वो चाहते हैं किसी तरह हमारे देश में ही अगर बन जाए तो हम दूसरे देशों को उनका एक्सपोर्ट भी कर सकें, तो इकोनॉमी भी अच्छी हो, डिफेंस सिस्टम भी अच्छा हो। यही हमारी समझ से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो चाहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं ग्रुप कैप्टन सर खरे साहब के पास जा रहा हूं। खरे साहब, आपको ओवरऑल जो आप वॉर देख रहे हैं, खासकर ये इजराइल और ईरान की, इसको आपको लगता है कि गल्फ की पूरी जियोपॉलिटिक्स बदलने जा रही है क्या, या इसके सहारे आपको लगता है पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदलने जा रही है? देखिए, जहां तक जियोपॉलिटिक्स का सवाल है वो ऑलरेडी बदल चुकी है जी। और मिडिल ईस्ट में भी करीब करीब शांति थी। अगर आप वो जो एक शाम के दमे जो एक बारबरिक अटैक इजराइल पे किया था हमास ने जी, अगर वो नहीं किया होता तो ये सब सिचुएशन आती ही नहीं। हाँ, तो नहीं किसी ने शुरुआत कर दी, उसके बाद फिर ये एक स्पाइरलिंग इफेक्ट होता है। अब इंडिया पाकिस्तान के समय देखिए पहलगाम जी, क्या जरूरत थी? हर आदमी शांति से रह रहा था, लेकिन वो कर दिया तो उसका स्पाइरलिंग इफेक्ट हुआ जाके उसमें जो लिमिटेड वॉर था, अगर उसमें भी अगर वो न्यूक्लियर फियर नहीं जाग जाते तो शायद वॉर कुछ दिन और चलता। अब ये जो आपने क्वेश्चन पहले भी पूछा था कि लड़ाई किसने रुकवाई जी, तो देखिए मेरे विचार से तो ट्रम्प साहब का भी उसमें हाथ था, उसने रुकवाई नहीं है। हाथ था। हाथ ये था कि जब पाकिस्तान को लड़ाई रुकवानी थी जी, तो वो ट्रम्प के पास पहुंचे थे भागे भागे, भैया आप लड़ाई रुकवाओ। ट्रम्प ने बात करी थी और ट्रम्प ने जब बोला गया कि देखो हम बायलैटरल में बीच में नहीं पड़ते हैं, तो ट्रम्प ने प्रेशर दिया था पाकिस्तान को कि आप सीधे पाकिस्तान को बोलो, भारत को बोलो कि लड़ाई रोके। जी जी जी। उसके प्रेशर डालने से डीजीएमओ पाकिस्तान ने जब भारत को फोन किया जी, तब तक भारत को भी पता चल चुका था कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअल प्रॉब्लम है न्यूक्लियर थ्रेट, जो वहां पे न्यूक्लियर, मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान लॉन्च कर देगा जी, जो पाकिस्तान के जो स्टोरेज थे उसमें इंस्टेबिलिटी आ रही थी। उसके लिए यूएस साइंटिस्ट को वहां जाना जरूरी था। जी जी। और इसके लिए भारत ने तब माना सीजफायर जब पाकिस्तान ने डायरेक्टली उनसे रिक्वेस्ट करी। लेकिन कहीं ना कहीं जी
ट्रम्प साहब का भी हाथ तो था। हाँ। सर, आपको लगता नहीं है कि जो ट्रम्प का हाथ था, तो क्या सोशल मीडिया में तो चल रहा है कि अमेरिका के भी न्यूक्लियर बम वहीं थे पाकिस्तान में, इसलिए हाँ, उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जल्दी से रोको नहीं तो इंडिया गड़बड़ कर देगा। जी सर। देखिए, न्यूक्लियर वेपन, अब ये तो देखिए, मुझे भी तो यही लगता है कि जो आर्सनल है, न्यूक्लियर आर्सनल है, चाहे वो किराना हिल्स में हो जी, वो जो हमारे जो एक डीजीएमओ एयर के जो एक्सप्रेशंस थे, जब उनसे पूछा था एक साइंटिस्ट, एक पत्रकार ने कि किराना हिल्स में हमने जो अटैक किया उससे क्या हुआ, तो उन्होंने जो एक्सप्रेशन दिया था, ये किराना हिल्स क्या है मुझे नहीं पता। ये और हंसते हुए जवाब दिया था, वो अपने आप में बहुत कुछ कह गया। हाँ, जी जी जी। जहां तक मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है जी, कि हम हिट नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो हिट हो गया। और उससे वो सिचुएशन वहां काफी ट्रिकी हो गई। हाँ। और अगर आप बैकग्राउंड में जाके देखेंगे तो 4-5 अर्थक्वेक रिकॉर्ड हुए थे, उसी दिन एक रिकॉर्ड हुआ गया था। हाँ, हुआ था सर, हुआ था। तो ये कहां से आया था? वहां पे कोई बेल्ट तो है नहीं। नहीं है। तो वॉज इट सम अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन? वी डोंट नो। रेडिएशन अंडरग्राउंड से नहीं होता, ये हमको मालूम है। हाँ, होता जी सर। तो ये एक बात जरूर है, जो कि हमको मान लेना चाहिए आगे के लिए, जी सर, कि जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं, चाहे वो ईरान की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, वो बहुत हद तक जी काफी समय के पीछे डाल दी गई हैं। अब अगर दोबारा ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी लाना भी चाहेगा तो उसको दशकों लग जाएंगे। ठीक बात है। तो मुझे लगता है गल्फ को ये बड़ी राहत की बात है कि न्यूक्लियर जो तैयारी है ईरान की, वो बहुत पीछे चली गई है। क्या आप दोनों लोगों से एक बड़ा मौजूद सवाल है, और लगभग हम सम अप भी करेंगे इस डिबेट को। क्या आपको लगता है कि जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनको बैठकर अब इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि सारी लड़ाई तो इसी से हो रही है, क्यों ना अब इसको हम डिस्ट्रॉय करें, बारी बारी से हम इसको खत्म करें, क्योंकि ये मानव सभ्यता के लिए कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा नुकसान है। अगर किसी ने भी धोखे से चला दिया या एक्सट्रीमिस्ट के पास ये पहुंच गया, अगर उन्होंने चला दिया, तो वो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन सिस्टम है उसको पूरा खत्म कर देंगे। तो अब क्या ये दौर अब नहीं शुरू होना चाहिए? यूरोपियन कंट्रीज को या इंडिया को इसमें इनिशिएट नहीं करना चाहिए कि अब भाई न्यूक्लियर पावर जिनके पास है वो अब इस चीज को, इस पर अमल करें और धीरे धीरे अपने न्यूक्लियर बम्स को किनारे करें, डिस्ट्रॉय करें? क्या आपको लगता है? हम दोनों ऑफिसर से आप जानना चाह रहे हैं, आपकी पर्सनल राय क्या है, और इस युद्ध को कैसे खत्म किया जाए, ये एक थोड़ा सा है, और इंडियन गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्ट से एक फाइनल कमेंट। सर, पहले अवस्थी जी आ जाइए। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था, कई सवाल हमने आपसे कर दिए, आपकी राय आ जाएगी तो हम सब लोग कृतार्थ होंगे। जी सर। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसा सोचना चाहिए, लेकिन होता क्या है, जब हमारे पास कोई सामर्थ्य आ जाती है तो उसको हम खत्म नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसको दोबारा करने के लिए हमें बहुत समय लगेगा जी। तो जिनके पास है उनको ये कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, ताकि एक दूसरे के साथ इस तरीके का व्यवहार ना करें जिससे कि उस लिमिट तक पहुंचे जहां पर हमको न्यूक्लियर वेपन को यूज करने की जरूरत पड़े। उसमें अपना और जो पड़ोसी है या जहां पे भी जाएगा उसका बहुत नुकसान होगा, और वो किसी भी सभ्यता के लिए हमारी समझ से अच्छा नहीं है। तो अभी डिस्ट्रक्शन तो शायद ही करेंगे या तैयार होंगे आपस में बात करके भी, क्योंकि जब एक बार बना लिया है तो वो वेपन अपने हाथ में रखना चाहता है। जी, लेकिन उसको यूज करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए ताकि उसको यूज ना करें। ठीक बात है। यही मेरा आइडिया है। ठीक है सर। मैं ग्रुप कैप्टन खरे साहब, थोड़ा फाइनल कमेंट आपकी तरफ से भी जानना चाह रहा था सर। देखिए, ये जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है जी, ये बात भी एक सच है कि इतने सालों से जिनके पास है उन्होंने रिस्ट्रेन रखा है। हाँ, ये जरूर खतरा रहता है कि कोई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंच गया तो क्या होगा।
तो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज लाने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही कितना डिस्ट्रक्शन वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन उनको भी कंट्रोल में रखा गया है। और पहले भी देखिए, पहले SALT I, SALT II आपने नाम सुना होगा, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। जी जी। उससे इसकी संख्या कम रखने की कोशिश की गई। फिर दूसरा लिमिटेशन लगाया गया कि इसके जो एक्सपेरिमेंटेशन है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, वो ओवर द ग्राउंड नहीं होंगे। इस तरीके से बहुत सारी जो ट्रीटी हैं उनको अपनी जगह रखा गया है। और न्यूक्लियर जो पावर है, ये समय की आवश्यकता है। जी जी, बिल्कुल सही। पीसफुल पर्पसेस के लिए उसका उपयोग होना चाहिए जी, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा, अगर ध्यान से उपयोग किया जाए तो। जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वरना तो चेरनोबिल भी हो सकता है, तो कहीं पर भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। जी जी। तो ये बात की उम्मीद करना कि जिनके पास है जी, वो इस क्षमता को खो देंगे, ये नहीं हो सकता। ठीक बात है सर। आप दोनों मेहमानों का सर बहुत बहुत धन्यवाद, और बड़ी गूढ़ चर्चाएं भी हुई, एक अच्छे से तथ्य भी आप लोगों ने रखे। खरे साहब और अवस्थी जी ने भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए, अब सेना का भी क्या कैसे बनाया जाना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने भी रखी हैं। हम सब लोग इससे एक तो हम लोगों का ज्ञान भी बढ़ेगा, पब्लिक का भी ज्ञान बढ़ेगा। और ये जो अभी आपने खरे साहब ने जो अमेरिका का ये स्ट्रेटेजी या हैमर बताइए, जिस तरह से परमाणु संयंत्र पर उसने ईरान पे किया है, उसकी पूरी उन्होंने एक ब्रीफ कहीं ना कहीं एक कहानी पूरी एलोबरेट कर दी है। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम नए विषय पर फिर आप लोगों को आमंत्रित करेंगे, और फिर आप दोनों लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हम दोनों लोग इस पर चर्चा करेंगे और दर्शकों को अच्छी अच्छी जानकारियां भी देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। आपने देखा कि ब्रिगेडियर PN अवस्थी और ग्रुप कैप्टन SK खरे साहब ने जो जानकारियां दी हैं ईरान और इजराइल वॉर पे, और अमेरिका जिस तरह से इंटर कर गया है, एक साफ मैसेज उन्होंने दे दिया कि देर सबेर खामनेई को जाना होगा और ईरान को कहीं ना कहीं उदारवादी सरकार या सत्ता मिलने का रास्ता बनेगा, नंबर 1। दूसरा ये कि ईरान को इजराइल ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये कहने की बातें हैं कि ईरान मिसाइल से हमला कर रहा है, उसकी एयर कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म कर दी है इजराइल ने। आने वाले वक्त में ईरान को बहुत मुश्किलें आएंगी। परमाणु जो उसका संयंत्र पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर दिया है अमेरिका ने। तो ये समझने की बात है, जो प्रॉक्सी वार ईरान हिजबुल्लाह और हमास और हूती के थ्रू कर रहा था, उसका समापन अब आ रहा है। अगर वो ये न कर रहा होता तो शायद इजराइल ईरान पर हमला न करता। दूसरे यही आपको मैसेज उन्होंने दिया है कि पाकिस्तान को भी इंडिया के खिलाफ जो प्रॉक्सी वार है, अब उस पर विराम लगाना होगा, वरना पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बहुत सारी आ जाएंगी और इंडिया अब उनको छोड़ेगा नहीं। तो इस बहाने बहुत सारी चीज़ें दोनों अधिकारियों ने हमारे सामने रखी हैं, आपने देखा। और ये समझिए कि ये वॉर अब कहाँ जा रहा है। वॉर अब जो हो रहे हैं वो सब एयर पे जा रहे हैं, तो एयर कैपेबिलिटी अब हर देश को अपनी मजबूत रखनी पड़ेगी, उस पर एडवांसमेंट करना पड़ेगा। यही उनका मैसेज था। आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम फिर नए विषय के साथ कल हाजिर होंगे। नमस्कार।